ड्राइवर को घबरा कर कार रोकनी पड़ी। तभी कई लोग उन गाड़ियों से उतरे। उन सबकी कदकाठी दबंगों जैसी थी और सबके हाथ में बंदूकें थीं। वे सभी हवाई फायर करते हुए, अपनी भाषा में चीखते हुए कार के चारों तरफ घेरा बनाकर धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगे। यह देख आरती की डर से चीख निकल गई। ओ माय गॉड, डाकू डाकू कहकर आरती पसीना पसीना हो गई और विकास से चिपक गई। विकास ने चौकन्ना होकर बाहर देखा और आरती से हाथ छुड़ाकर नीचे उतर गया। राम सिंह, किशन, क्या है ये सब? क्यों डरा रहे हो उसे? मैं आ रहा था ना। छोटे ठाकुर, गांव में आपका स्वागत है। आप जानते हैं अकेले कितना खतरा है। हम आपको लेने आए हैं। बहुरिया को लेकर आगे जीप में बैठिए। जा रे गोविंदवा, भैया भौजी का सामान ले आना गाड़ी में। हम इन्हीं लेकर हवेली जा रहे हैं। राम सिंह ने बाकी लोगों को कुछ निर्देश दिए। कुछ नहीं आरती, ये सब हमारे ही लोग हैं। चलो नीचे उतरो। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आप मुझे कहाँ ले आए? ये कहते हुए आरती ने गाड़ी के गेट को कसकर पकड़ लिया। अरे, मैं बोल रहा हूँ, नीचे उतरो। विकास की आवाज की शक्ति ने उसे उतरने पर मजबूर कर दिया। कई हथियारबंद लोगों के बीच में बैठकर विकास और आरती गांव की ओर रवाना हो गए। दो गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे चल रही थी और दो पीछे। जीप में बैठे लोगों के खूंखार चेहरे देखकर आरती की हालत खराब हो रही थी। उसे उन सब लोगों में बस विकास ही परिचित और अपना सा नजर आ रहा था। उसने फिर से विकास के करीब सरक कर उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया। आरती के यूं करीब आकर चिपकने से विकास समेत सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ भैया, कितनी डरपोक भौजी लाए हैं, कहकर ये सब हाँ हाँ कह कर हंसने लगे। गांव पहुंचने तक का पूरा रास्ता पिछड़ेपन की कहानियां सुना रहा था। गांव की सीमा में प्रवेश करने के साथ गांव की बैसवारी, पेड़, रूख, गलियां, पगडंडियों, पोखरा, तालाब सब कुछ विकास को अपने बचपन की याद दिला रहे थे। जबकि शहर में जन्मी और पली बड़ी आरती के लिए ये सब विचित्र और नया था और वो उत्सुकता से बाहर देख रही थी। अधनंगे गंदे कीचड़ में सने बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़ते आ रहे थे। उनकी खुशी देखते ही बनती थी। पता नहीं चारों ओर से हाथ हिलाते लोग किसके स्वागत में इतने खुश थे। उसने तो बस उस गांव को फिल्मों में देखा था। विकास ने उसे गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, सिवाय इसके कि बड़ों के पाँव छू लेना। ज्यादा बोलने से अच्छा रहेगा उन्हें सुनना। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि शादी कैसे हुई तो क्या कहूंगी? उसने अपनी जिज्ञासा जाहिर की थी। अरे, कुछ नहीं, बोल देना मुलाकात हुई, प्यार हुआ और मंदिर में शादी कर ली। बाकी मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। विकास ने उसे तो तसल्ली दे दी, लेकिन वह खुद भी इस समय थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि वे लोग गांव पहुंच चुके थे। उनकी गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के आगे जाकर रुकी। इस हवेली का एक बड़ा सा गेट था, बहुत ही बड़ा सा, विशाल और भव्य नक्काशीदार गेट। तभी वहां चार पांच आदमी चले आए। सब लोग विकास को झुककर प्रणाम विकास भैया कह रहे थे। कोई पांव छू रहा था तो कोई गले लगा रहा था। गेट से अंदर जाकर जब सामने का नजारा आरती ने देखा तो बस देखती ही रह गई। सामने एक बहुत बड़ी सी महल नुमा हवेली थी। गेट को बाहर वो देख ही चुकी थी। अंदर भी दोनों को और हथियारबंद दरबार खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रियासत का राजकुमार है विकास। जबकि उसने जिस विकास को देखा वो तो किसी भी आम शहरी मॉडल युवक जैसा ही था। हाँ, ये जरूर है कि उसके आचरण व्यवहार में कुलीनता नजर आती थी। लेकिन आरती ने नहीं सोचा था कि विकास इतने बड़े घर का छोटा ठाकुर होगा। जहां दर्जनों लोग निकल कर उनके स्वागत में खड़े हो गए। आगे कुछ महिलाएं भी खड़ी थी, उनके माथे तक सिर ढके हुए थे। आ गए तुम? एक कड़क आवाज ने आरती का ध्यान खींचा। विकास ने आगे बढ़कर अपने पिता ठाकुर दिग्विजय सिंह जी और बड़े भाई ठाकुर अमरिंदर सिंह के पांव छुए तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया।
विकास के इशारे पर आरती ने भी उनके पैर छुए, लेकिन उन्हें देखकर आरती को साफ समझ आ रहा था कि वो उसे देखकर खुश नहीं हुई। अरे ई देखो तो शहरी बहुरिया कैसे मुंह खोल कर खड़ी है। इन शहर वालों को तो कोनो लाज शर्म नहीं। साइड में खड़ी दो औरतें हंसते हुए आपस में हाथ नचा नचा कर बतिया रही थी, जो आरती को शोर में भी सुनाई पड़ गया। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और आरती की साड़ी का पल्ला जो उसके कंधे पर लटका रहा था, उसने उसे आगे खींचकर उसके सिर को ढक दिया। आरती को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन विकास ने उसे समझा दिया था कि चुपचाप जैसे कहा जाए वैसे करती रहना। आरती ने पल्ले को पकड़ लिया ताकि सिर पर ढका घूंघट फिर से नीचे ना गिर जाए। एक लड़की ने आगे बढ़कर उनकी आरती उतारी और उनके माथे पर तिलक किया। विकास ने इशारा किया तो आरती ने सामने खड़ी महिला के पैर छू लिए। ये विकास की माँ और हवेली की ठकुराइन सुमित्रा देवी थी। भारी बनारसी साड़ी और ढेर सारे सोने के गहनों में लदी भारी शरीर वाली सुमित्रा देवी बहुत ही रौबदार महिला लग रही थी। उन्होंने गहरी दृष्टि से आरती को सिर से पांव तक देखा तो आरती जाने क्यों सिहरने लगी। उन्हें देखकर अनायास ही आरती को भी अपनी माँ की याद आ गई। उनसे चलते समय कॉल पर माँ से बात कर ली थी, लेकिन माँ को लेकर उसके अवचेतन में एक चिंता और डर घर कर गया था। इस समय चारों ओर जो माहौल था वह समझ नहीं पा रही थी कैसे माँ से बात करे। उसने तय किया कि जरा फुर्सत मिलते ही विकास से इस विषय में पूछूंगी। माँ कैसी हो तुम? विकास अपनी माँ को बाहों में भर लिया। इतने सालों बाद माँ को देखकर वह बहुत भावुक हो गया था। हम ठीक है मुन्ना, तुम लौट आए, अब हमें कुछ नहीं होगा। इतने साल माँ की याद नहीं आई रे बचुआ, कह के विकास को दुलारने लगी। उन्हें देखकर आरती को बहुत शिद्दत से अपनी माँ की याद आने लगी। उसका मन भावुक हो उठा। विकास ने आरती को इशारा किया। दोनों ने अपनी उसकी भाभी सारिका के पैर छुए तो उन्होंने विकास का कान खींचते हुए कहा, वाह देवर जी, खुद ही अपनी शादी कर लिए। भौजी को लो चली मैं देवर की बारात लेकर गाने का मौका तक नहीं दिया। अरे अब नाच लो भौजी, जितना नाचना है, कहकर विकास ने एक ठहाका लगाया और हवेली के दरवाजे की ओर आगे बढ़े। तभी एक रौबदार आवाज सुनाई दी, ठहरो। इस दहाड़ जैसी तेज और रौबीली आवाज पर सभी के पांव मानो जम के गए। का रे मुन्ना, शहर जाकर सब कुछ भुला दिए का? और तुम ठकुराइन, तुम भी भूल गई कि नई बहुरिया सीधे घर में प्रवेश नहीं नहीं करती है। ठाकुर साहब की कड़कती आवाज पर कांप उठी ठकुराइन सुमित्रा देवी। बात तो ठीक ही थी, ठाकुर साहब की बहू बेटे के आने की खुशी में वाकई भूल गई थी ठकुराइन की उनके खानदान में विवाह के बाद नई बहुरिया कुछ रीति रिवाजों का पालन करके ही घर में प्रवेश करती है। वैसे भी विवाह शहर में हुआ था, तो इसलिए वे इस गृह प्रवेश से पहले की रस्म को भूल गई। जी ठाकुर साहब, गलती हो गई, हम अभी सब प्रबंध करते हैं, सिर झुकाकर ठकुराइन ने उत्तर दिया। आरती ने सवालिया नजरों से विकास की ओर देखा, जो अपनी माँ की ओर ही देख रहा था। माँ की बीमारी की खबर सुनकर गांव आए विकास ने माँ को सकुशल देखा तो पिताजी की चाल समझ गया, लेकिन माँ को इतने दिन बाद देखकर वह उनसे शिकायत तक न कर सका। आरती से नजरें मिली तो विकास ने आरती को इशारे से समझाया कि बाद में बात करेंगी। ए बिंदिया, जाओ भैया और नैकी भौजी को मेहमान घर ले जाओ, लंबे सफर से लौटे हैं, तनी खा पी ले, तनी सुस्ता ले तो आगे की प्लानिंग की जाए। लेकिन हाँ, बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। जी बाबूजी, चलिए भौजी। ठाकुर साहब की तेज आवाज पर विकास की छोटी बहन बिंदिया दौड़कर उनका हुक्म मानने लगी निकली। वह उन दोनों को लेकर हवेली के दाईं ओर बनी एक इमारत की ओर चल दी, जिसे ठाकुर साहब ने मेहमान घर कहा था। अब कौन सी रस्म निभानी है, कब होगा गृह प्रवेश? आरती ने वहां पहुंचकर बिंदिया से पूछने की कोशिश की कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वह उन्हें एक कमरे में छोड़कर मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उस बिंदिया की मुस्कान कुछ भली सी लगी।
शुक्र है कोई तो मुझे देखकर मुस्कुराया, उसने मन ही मन कहा और चारों ओर के वातावरण का जायजा लेने लगी। आरती के मन में इस समय कई सवाल उठ रहे थे। उसका मन हुआ विकास से पूछे, लेकिन विकास तो उसी समय बाहर जाकर अपने भाई और अन्य लोगों से हालचाल बतियाने लगा। आरती को उस कमरे में दीवार पर एक खिड़की दिखाई दी। उत्सुकतावश उसके कदम स्वतः ही खिड़की की ओर बढ़ गए। उसने खिड़की से बाहर देखा तो देखा पीछे खूब सारे खेत और बागान थे। विकास का यह गांव शहर से बहुत दूर था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि परंपराओं का जंगल यहाँ इतना गहरा था कि आधुनिकता की किरण अभी यहाँ नहीं पहुंची है। ये सब देखकर वो पलंग पर बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी, तो उसे कुछ समझ नहीं आया। पिछले कुछ दिनों में जिंदगी उसे जिस राह पर ले जा रही थी, वह चुपचाप चलती जा रही थी। इसके आगे उसे कोई रास्ता न तो सुझाई पड़ता था और न ही दिखाई पड़ता था। उसका मन हो रहा था कि अपनी माँ से उनका हाल चाल ले, लेकिन उसके पास उसका मोबाइल नहीं था। वह सफर से थकी हुई थी, तो उसने टेबल से लेकर पानी पिया और पलंग के सिरहाने से टेक लगाकर कमर सीधी करने लगी। थोड़ी देर में बिंदिया नौकरानियों के साथ उनके लिए खाना लगा। विकास भी कमरे में आ गया। टेबल पर कई पकवान लगे थे और एक जग में पानी और दूसरे में लस्सी भी रखी गई थी। आगे क्या होने वाला है विकास जी जाने। अभी चुपचाप खाना खाओ, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। वे लोग आते ही होंगे। आगे की तैयारी करनी है और याद है ना, किसी को कुछ नहीं बताना। विकास ने नपे तुले शब्दों में उत्तर दिया और खाने लगा। भूख तो आरती को भी खूब लगी थी, तो वह भी चुपचाप खाना खाने लगी। उन उसके मन के विचार अभी भी उसे परेशान कर रहे थे, पर वह समझ गई थी कि विकास उसे कुछ बताने या बात करने के मूड में नहीं है। विकास और आरती ने अभी खाना खत्म नहीं किया था कि विनिया और सारिका वहां आ गई। भैया चलिए आप बाहर जाइए और थोड़ी देर नई की भाभी को हमारे पास छोड़ दीजिए। आपका यहाँ कोई काम नहीं है। विनिया ने विकास को छेड़ते हुए कहा, अरे पर मैं क्यों बाहर जाऊं? क्या करने वाले हो तुम लोग? ए देवर जी, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। आप नहीं जानेंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? सारिका ने हंसते हुए कहा और दोनों ने अपने साथ लाए सामान को वहीं टेबल पर रख दिया। काम? कैसा काम? विकास और आरती ने एक साथ सवाल किया तो सारिका और बिंदिया दोनों मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगी। ये लो, अपनी पत्नी जी को एक मिनट भी अकेले नहीं छोड़ना चाहते देवर जी। अरे, माना कि आप शहर से हूर की परी लाए हैं, पर कोनो रिश्ता हमारा भी है कि नहीं? चलिए अब जाइए यहाँ से। दूसरे कमरे में सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा तो विकास शर्मा कर नीचे देखने लगा। विकास को दोनों ने बाहर धकेल कर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अरे बिंदिया, भाभी, सुनो। तो विकास की किसी ने कोई बात नहीं सुनी। पता नहीं ये लोग क्या करने वाली हैं। ये बिंदिया बड़ी शैतान है। आरती से कहीं झूठी शादी का सच ना उगलवा ली। मर गया मैं तो, अगर कहीं बाबूजी को सच पता चल गया तो। विकास के ख्यालों में ठाकुर साहब की सूरत उभरने लगी। उनके हाथों में उनकी बंदूक थी और निशाने पर विकास की खोपड़ी थी। ना ना, अपने बेटे का मर्डर तो नहीं करेंगे बाबूजी, लेकिन उस चमेली से मेरी शादी जरूर करा देंगे। और वो मर्डर से भी भयानक है। ओ गॉड, बस इस बार जान बच जाए। विकास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी उनके नौकर मनसुख ने उसे भी नए कपड़े देकर तैयार होने को कहा। साथ वाले कमरे में कपड़े बदल कर विकास बाहर निकला ही था कि झटके से पहले कमरे का दरवाजा खुला। विकास जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने आरती खड़ी थी, लेकिन वो आरती नहीं जो शहर से उसके साथ यहाँ गांव में आई थी। वो आरती को अपलक देखता ही रह गया। दुल्हन के लाल जोड़ी में खड़ी आरती के गोरे जिस्म पर सोने चांदी और हीरे के जेवर झिलमिला रहे थे। ओठों पर लाली बड़ी सी लाल बिंदिया, हाथों में कंगन सहित चूड़ियों, गले में हार और सोने का भारी मंगलसूत्र और मांग में दिप दिप करती चौड़ी सिंदूर की रेखा।
विकास ने इससे पहले कभी आरती को इस रूप में कभी नहीं देखा था। वह साक्षात देवी लग रही थी। उसके मंगलसूत्र और सिंदूर को देखकर एक पल को विकास को एहसास हुआ कि भले ही उन्होंने अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं लिए, पर कानूनन वह उसकी पत्नी है। अब तक जिस एहसास से अछूता था, विकास का मन उस पल में ही यह एक विचित्र सा अद्भुत जुड़ाव महसूस करने लगा था। क्योंकि भैया, अब लग रही है ना, हमारी भाभी ठाकुर खानदान की नैतिक दुल्हनिया। बस मैं चुनरिया और उड़ा दूं उन्हें। कहते हुए दुनिया ने आरती के सिर को एक सुंदर सी झिलमिलाती लाल चुनरी से ढक दिया। विकास का मुंह खुला का खुला ही रह गया। अरे भैया, मुंह बंद कर लीजिए, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। दुनिया ने उसे पकड़ कर हिलाया तो वह जैसे किसी सपने से जागा। हाँ देवर जी, आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हैं? हम बदल नहीं दिए, आपकी पत्नी का है। सारिका ने बिंदिया को कोहनी मारते हुए कहा, तो दोनों जोर से हंस पड़ी और विकास तक पका कर इधर उधर देखने लगा। आरती को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे रिएक्ट करे। सिर से पांव तक वह अभी उन्हीं लोगों जैसी दिखने लगी थी जो आरती शहर से यहाँ आई थी। उसमें और इस आरती में जमीन आसमान का अंतर था। इससे पहले कि वह कुछ कहती, बाहर से ठाकुर साहब की रौबीली आवाज गूंज उठी। ठकुराइन, सब तैयारी हो गई ना? ठाकुर साहब ने घड़ी की ओर देखते हुए पूछा। जी हाँ ठाकुर साहब, सोच लीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी, तो चला जाए? बुलाइए उन दोनों को। ठाकुर साहब ने आदेश दिया और अगले ही पल कई गाड़ियों में भरकर सारा परिवार हवेली से किसी अज्ञात जगह की ओर रवाना हो गए। आरती विकास से पूछना चाहती थी कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन विकास किसी और गाड़ी में पुरुषों के साथ था और आरती परिवार की महिलाओं के साथ अलग गाड़ी में थी। उसे विकास से कुछ भी पूछने का मौका ही नहीं मिला। कोई आधे घंटे सड़क पर दौड़ने के बाद गाड़ियां रुक गई। चलिए भाभी, आगे का रास्ता पैदल ही चलना है, पहाड़ी पर गाड़ी नहीं जाती। दुनिया ने आरती को गाड़ी से उतरने में मदद करते हुए कहा। विकास ने बहुत सख्ती से कहा था कि गांव में किसी से कोई बात नहीं करना, लेकिन इससे अधिक सब्र आरती से हो ना सका। आरती ने दुनिया से पूछा, पहाड़ी? कौन सी पहाड़ी? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? भाभी, हम लोग हमारी कुल देवी के मंदिर आए हैं। फिर वो लोग पहाड़ी की ओर चलने लगे। आरती ने देखा, पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। पहाड़ी अधिक ऊंचाई पर नहीं थी, लेकिन आगे का रास्ता कच्चा था। इसे तय करने के बाद चढ़ाई शुरू हो गई थी। विकास ने आरती को अपना हाथ देकर मदद की पेशकश की तो वह ठुकरा न सकी। वैसे भी उसने पहली बार साड़ी पहनी थी, वह भी इतनी भारी भरकम बनारसी साड़ी, और इतने सारे गहने, और सिर पर एक चुनरी थी जिससे सिर माथे तक ढका हुआ था। विकास ने आरती का हाथ थामा तो उसने उसके स्पर्श में एक विचित्र सी सिरहन महसूस की। उसने विकास की ओर देखा तो वह निर्विकार भाव से आगे बढ़ रहा था। हालांकि मन ही मन उसकी छुअन ने विकास को भी उतना ही उद्वेलित कर दिया था, लेकिन वह अपने मन के भाव को छुपाने में पूरी तरह सक्षम था। विकास का हाथ थामे हुए इस हालत में बड़ी मुश्किल से चलते हुए आरती मंदिर तक जा पहुंची थी। तभी आरती के कानों में ठाकुर साहब की आवाज आई, बलि की सारी तैयारी हो गई ना जोरावर सिंह? बलि की बात सुनते ही आरती के चेहरे का रंग उड़ गया और यह डर से कांपते हुए सोचने लगी, कहीं इन लोगों ने मेरी बलि देने के लिए ही तो मुझे इतने पैसे नहीं दिए। एक फिल्म में मैंने ऐसा कुछ देखा तो था। अभी वह अपनी सोच में ही गुम थी कि ठाकुर साहब के इशारे पर उनका एक करिंदा बलि के लिए एक तेज धार वाली चमचमाती कटार ले आरती की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे करिंदे को कटार ले आरती की तरफ बढ़ता देख एक बार को विकास भी सदमे में आ गया और सोचने लगा, बाबूजी, सचमुच कहीं आरती की ही बलि तो? बलि? बलि? किसकी बलि? बलि की बात से आरती और विकास दोनों के कान खड़े हो गए। आरती के दिमाग में न्यूज़पेपर आज में पड़ी हुई न्यूज चलने लगी कि कैसे देश के कुछ हिस्सों में आज भी बलि की प्रथा है। ये भी
कि कैसे लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आज भी धोखे से फंसा कर नर बलि तक देने से नहीं चूकते। ओह माय गॉड! बलि, आपने बताया नहीं कि यहाँ आप लोग बलि चढ़ाने आए हैं। किसकी बलि चढ़ाएंगे आप? विकास की बाजू पकड़ कर झंझोड़ते हुए आरती कहने लगी तो विकास उसकी इस हरकत पर चौंक गया। हाँ, हमारी कुलदेवी को बलि चढ़ाई जाती है। यही ट्रेडिशन है यहाँ का। साइड में चलो, मैं बताता हूँ। विकास उसकी इस हरकत से परेशान हो गया था कि कहीं उसके इस व्यवहार से उसका भेद न खुल जाए। वह सख्ती से आरती का हाथ पकड़ कर चीखते हुए उसे एक साइड में ले गया। दिक्कत क्या है तुम्हारी? मैंने बोला था ना अपनी जबान बंद रखना। तुम्हारी इस बकवास से बाबूजी को शक हो जाएगा। तुम्हारे भेजे में इतनी सी भी बात नहीं घुसती? हाँ हाँ, मैं जबान बंद रखी और तुम और तुम्हारे गंवार लोग मेरी बलि चढ़ा दो, यही ना? गुस्से से हाँफते हुए आरती ने कहा। तो विकास का मुंह खुला रह गया। तुम्हारी बलि? किसने कहा तुमसे कि तुम्हारी बलि चढ़ेगी? ओह, कोई नहीं बताएगा तो क्या मुझे समझ में नहीं आएगा? और किस लिए लाए हो मुझे यहाँ? एक झटके में लाखों रुपए दे दिए इसीलिए ना? अपनी बकवास बंद करो मूर्ख लड़की। गोबर भरा है तुम्हारे दिमाग में। मेरे घर वाले अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन राक्षस नहीं है। अरे, ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है और यही नर बलि नहीं बल्कि बकरे की बलि दी जाती है। बकरे की बलि? चीखते हुए आरती ने कहा। हाँ, बकरे की बलि। यही रिवाज है हमारे खानदान में। और धीरे बोले तुम। ये अपने तेवर मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं, वरना तुम्हें इसी पहाड़ी से धक्का दे दूंगा तो तुम्हारा नरबली का चिल भी पूरा हो जाएगा। विकास ने गुर्राते हुए कहा। उसे आरती की मूर्खता पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि खुद को किस मुसीबत में फंसा दिया। इसकी बकवास सुनकर एक बार तो उसका मन भी शंका में पड़ गया। ओ बकरे की बलि! लेकिन सुन लीजिए, मैं किसी बलि वली में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली मिस्टर विकास। विकास तभी यस यस तभी ठाकुर साहब ने विकास को जोर से आवाज दी। जी बाबूजी, आते हैं हम। सुनी लड़की, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम भूल रही हो कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मेरे एक कॉल पर तुम्हारी माँ को इलाज रोक कर हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। विकास आरती के करीब आकर उसकी बाजू को जोर से पकड़कर उसके कान में फुसफुसाया। उसे डर था कि आरती का नाटक कहीं उसकी पोल न खोल दे। यह उसके स्वभाव के विरुद्ध थी, लेकिन इस समय माँ के नाम की धमकी देने के अलावा उसके पास विकल्प ही क्या था? क्या तुम इतना गिर जाओगे? मैंने सोचा भी नहीं था, आरती ने बेबस होकर भुनभुनाते हुए कहा। चलो चुपचाप चलकर जो कहा जाए वो आर करती रहो, वरना। विकास ने हथेली को खोलकर कान पर लगाते हुए फोन का इशारा किया और उसका बाजू पकड़कर आगे की ओर बढ़ने का इशारा किया तो पैर पटकते हुए आरती आगे बढ़ने लगी। आरती का मन हुआ चीख कर इनकार कर दे, लेकिन सामने खड़े लोग उन्हें ही देख रहे थे, इसीलिए वह कुछ न कह सकी। लेकिन उस एक पल में उसके मन में विकास के प्रति नफरत का भाव जगह बनाने लगा। उस नफरत के भाव से कहीं अधिक था जो वह अब तक विकास के लिए महसूस करती थी। जब उसने कॉल पर उसकी माँ के इलाज का प्रबंध किया था। अरे, ये तोता मैना का प्यार मोहब्बत पूरा हो गया हो तो तनिक आगे बढ़ा जाए। अभी शस्त्र पूजा की भी करना है। ठाकुर साहब की बात पर बिनिया हंसते हुए आरती को छेड़ने लगी, पर आरती बिना कोई उत्तर दिए चुपचाप चल रही थी। जैसे ही वे लोग मंदिर में पहुंचे, आरती ने देखा वह एक काली माँ का मंदिर है। उसने पढ़ा हुआ था कि मुख्यतः काली माँ या काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाई जाती है। उसके मन में धर्म की ऐसी कुरीतियों के प्रति हमेशा से विरोध था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी वह भी ऐसे अनुष्ठान की साक्षी बनेगी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि बिना कुछ सोचे समझे इस पिछड़े हुए गांव में आने को क्यों तैयार हो गई। पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। पुजारी जी ने विकास और आरती को बैठने को कहा
सामने एक बड़ी सी तलवार रखी हुई थी। जब दोनों बैठ गए तो पुजारी जी मंत्रोच्चारण करने लगे। उन्होंने विकास और आरती के हाथों से उस तलवार को तिलक करवाकर शस्त्र पूजा करवाई। तभी आरती की नजर साइड में गई। उसने देखा कि काले रंग का एक बकरा एक साइड में बंधा हुआ था। वो समझ गई कि इसी तलवार द्वारा इस बकरे की बलि दी जानी है। अपनी इच्छा के विरुद्ध वह एक जीव हत्या में भागी बनने जा और अभी उसने जिस तलवार से बलि दी जाने वाली है उसी की शस्त्र पूजा की। उस बकरे को देखकर आरती का दिमाग घूम गया। तभी पुजारी जी आकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। आरती की नजर बकरे से हट ही नहीं रही थी। उसने देखा जहां बकरे को बांधा हुआ था वहां आसपास खून के निशान थे। एक साइड पर बकरे भैंसे आदि के सींग भी एक छोटे पेड़ पर टंगे हुए। शायद यही बलि स्थल था। वो ये सब देख कर आरती उबकाई आने लगी, पर खुद को कंट्रोल करके वह चुपचाप खड़ी रही। पुजारी जी ने विकास और आरती के माथे पर तिलक किया और फिर बकरे के भी माथे पर तिलक किया गया। बकरे को फूलों की एक माला भी पहनाई गई थी। उस पर सिंदूर आज भी छिड़का गया। मासूम बकरे को अपने पर आने वाली विपदा का जैसे एहसास हो गया था। वह जोर जोर से मिमियाने लगा था। उसकी मिमियाहट आरती के कलेजे को छू रही थी। उसका दिल घबराहट से भर उठा। पता नहीं ये लोग यहाँ देवी माँ के सामने बलि क्यों देती है। माँ के सामने तो सब जीव एक ही समान है, चाहे इंसान हो या कोई बकरा। इन्हें बलि ही देनी है तो कहीं दूर किसी जगह पर क्यों नहीं देती। आरती के मन में कई तरह के विचार उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये अनुष्ठान रुक जाए। उधर विकास की नजरें आरती पर ही लगी हुई थी। वह स्वयं भी ऐसी किसी कुरीतियों का समर्थन नहीं करता था। वह तो कितने वर्षों से गांव से दूर शहर में नई जिंदगी शुरू कर चुका था। लेकिन माँ की बीमारी का बहाना लगाकर उसके पिता ने जब बुलाया तो उसे इस सब में शामिल होना पड़ा। लेकिन वह नहीं चाहता था कि आरती कोई भी गलती करे। तभी दो लोगों ने बकरे को कसकर पकड़ लिया। मंत्रोच्चार की ध्वनि तेज होती चली गई। हाथ में उसी बड़ी सी तलवार लिए पुजारी ने एक ही झटके में बकरे का सिर धड़ से अलग कर दिया। धड़ को तो दो लोगों ने कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन सिर तड़प कर उछला और आरती के पैरों में आ गिरा। आरती की जोर से चीख निकल गई। उसे उबकाई आ रही थी। बड़ी मुश्किल से वह वहां खड़ी हुई थी। बहू रानी, इस पात्र में गिरते खून को इकट्ठा करो और प्रसन्न मन से देवी माँ को तिलक करो। प्रसन्न और शांत मन से, ताकि तुम्हारा भविष्य इतना ही सुखी और प्रसन्न रहे। ये कहकर पुजारी ने एक कटोरा आरती के हाथ में थमा दिया। नहीं, मैं ये नहीं। आरती चीख कर इनकार करना चाहती थी कि तभी विकास ने उसे फोन का इशारा किया और फिर हाथ के अंगूठे और तर्जनी को फैलाकर इस्माइल करने का इशारा किया। बलि का दृश्य देखकर आरती को चक्कर उल्टी आने लगी। उसकी हालत खराब हो गई। जब पुजारी उसे बलि के बकरे के रक्त से देवी को तिलक करने को कहने लगे तो वह घबरा कर पीछे हटने लगी। लेकिन उस पर पुजारी और ठाकुर साहब का दबाव बढ़ता ही चला गया। तिलक करो, जल्दी से तिलक करो। मुहूर्त का समय बीत गया तो अनर्थ हो जाएगा। अगर यह रक्त तिलक इस मुहूर्त में देवी को समर्पित नहीं हुआ तो तुम दोनों की इस पहाड़ी से नीचे उतरने से पहले ही मृत्यु हो जाएगी। जल्दी से यह रक्त तिलक देवी को समर्पित करो। पुजारी जी की आवाज सुनकर ठाकुर साहब जोर से चीखे, सुना नहीं तुमने बहू, जल्दी से तिलक करो। उनकी दहाड़ सुनकर सहमे हुए विकास ने आरती को आगे की ओर धकेला। जल्दी तिलक करो। पर वहां के माहौल से आरती को बेहोशी छा रही थी और तिलक के लिए उसके हाथ उठ नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ परिवार के सभी लोगों का दबाव तिलक के लिए बढ़ता जा रहा था। बेहोशी में जाती आरती की आंखें बंद हो रही थी और उसके कानों में सत की गड़बड़ आवाज गूंज रही थी। तिलक करो, तिलक करो, तिलक कर, तिलक और आरती की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने पुजारी के हाथ से खून
भरा कटोरा ले लिया, लेकिन खून की गंध से उसे तेज उबकाई आने लगी। उसने विवशता से विकास की ओर देखा। उबकाई रोकने से उसका सिर घूम रहा था। कटोरा उसके हाथ से गिरने ही वाला था कि विकास ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और कटोरे को हाथ लगा लिया। बड़ी ही कठिनाई से आरती ने नियति आंखों के साथ सांस रोककर अपने कांपते हुए हाथों से देवी माँ के भाल पर रक्त से तिलक किया और वहीं उनके चरणों में गिरकर बेहोश हो गई। जब आरती को उठाया तो वह नीचे लेटी हुई थी और उसका सिर विकास की गोद में था। आरती के मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए या प्यार और फिक्र में भरकर उसे पुकार रहा था, आरती उठो, आरती उठो। आरती ने धीरे से आंखें खोली। वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसका सिर अभी भी घूम रहा था। मैं कहाँ हूँ माँ? क्या मैं जिंदा हूँ? अर्थ चेतना में वह अपनी माँ को पुकार रही थी। तुम मेरे पास हो आरती, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस तुम घबरा कर बेहोश हो गई। विकास ने हल्की गर्म उंगलियों से उसके बिखरे बालों को संवारते हुए आरती ने आस-पास देखा तो उसे सब धीरे-धीरे याद आने लगा। वे लोग इस समय मंदिर के साइड में बने एक अहाते में थे। बाकी सब लोग शायद घर लौट चुके थे। विकास के स्पर्श और स्वर में इस समय वह कठोरता नहीं थी जिस कठोरता से वह पहले पेश आया था जब आरती को बलि के लिए मजबूर किया जा रहा था। अगर आरती गलत नहीं थी तो उसे इस समय विकास की आंखों में हल्के से पश्चाताप की छाया दिखाई दे रही। शायद वो अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हो रहा था। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।